अल्केन, अल्केन का जनरल फार्मूला क्या? CnH2n+2। अगर अल्केन से हम एक हाइड्रोजन निकालते हैं, ठीक है, तो अल्केन को आप जनरली जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं RH से, RH। तो अगर आप H निकाल लेते हो तो यहां बच जाएगा खाली R, तो एक हाइड्रोजन कम हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा, ये ग्रुप हो जाएगा अल्काइल, अल्काइल। और अल्काइल जो है इसका फार्मूला होगा CnH2n+1, और इसको खाली R से जाहिर करेंगे। किससे जाहिर करेंगे? अच्छा, सिंपल सी बात देखें कि अगर हमारे पास मीथेन है, CH4, ये क्या चीज है? मीथेन। मीथेन से आप एक हाइड्रोजन माइनस करते हो, ठीक है, तो हमें मिलेगा CH3। अब CH3 जो है इसमें कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी नहीं है, तो कार्बन का एक बॉन्ड टूटा हुआ है, तो ये किसी और के साथ जुड़ेगा, यानी ये हो गया आप मिथाइल हो। अब डिपेंड करता है कि मिथाइल के साथ अगर आपने फ्लोरीन लगा दिया या ब्रोमीन लगा दिया तो हम कहेंगे मिथाइल ब्रोमाइड बन गया। तो इस तरह से डेरिवेटिव बनते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड बन गया। अगर आपने मिथाइल के साथ OH लगा दिया तो मिथाइल अल्कोहल बन गया, मिथाइल अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो इस तरह से डेरिवेटिव और फंक्शनल ग्रुप बनते हैं, ठीक है। तो पहली बात कि अगर आप किसी भी अल्केन से एक हाइड्रोजन माइनस करते हैं, निकाल देते हैं, कम करते हैं, ठीक है, तो जो रेडिकल बनेगा उसको हम कहेंगे अल्काइल, अल्काइल इसको फ्री रेडिकल कहते हैं। अब यहां पे हमें फिर छोटी छोटी चीजें और भी रास्ते में आएंगी, वो सीखनी है कि रेडिकल क्या होता है। अब अगर बांड टूटने की बात करें तो कोवेलेंट बांड दो तरीकों से टूटता है। कोवेलेंट बांड बनता कैसे है? कोवेलेंट बांड सिंपली इस तरह से बनता है कि दो एटम होने चाहिए, एक के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरे के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये आएंगे इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। या मॉडर्न तरीका ये है कि दोनों एलिमेंट्स के पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होनी चाहिए। अब ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं तो हाफ फील्ड में कितना होगा? एक होगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहें या हाफ फील्ड ऑर्बिटल कहें, बात एक ही होती है, ठीक है। तो अगर एक एलिमेंट है उसके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, दूसरे के पास भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, इन्होंने आपस में क्या किया कि ऑर्बिटल ओवरलैप की, यानी ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हुई, तो इससे क्या बनेगा? एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि अगर दो एटॉमिक हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करती हैं तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर चार एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फील्ड जो हैं वो ओवरलैप करती हैं तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर 6 करती हैं तो फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। 6 से ज्यादा ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि बॉन्ड टूटने के दो किस्म हैं। बॉन्ड फिशन जो है, फिशन का मतलब टूटना, तो बॉन्ड फिशन दो तरीकों से होता है। वन इज होमोलैटिक बॉन्ड फिशन, अदर इज हेट्रोलैटिक बॉन्ड। तो दोनों को देखते हैं क्या होता है कि बॉन्ड टूटने के दो तरीके। बॉन्ड फिशन जो है, बॉन्ड फिशन का मतलब है ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड दो तरीकों से टूटेगा। वन इज होमोलैटिक बॉन्ड फिशन, होमोलैटिक बॉन्ड फिशन, और इसको होमोलाइसिस भी कहते हैं। दूसरा होता है हेट्रोलैटिक बॉन्ड फिशन। थोड़ा सा गौर करना, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन, इसको हेट्रोलाइसिस भी कहते हैं। अब होगा क्या, मान लें कि क्लोरीन मॉलिक्यूल है, क्लोरीन मॉलिक्यूल, ठीक है भाई, क्लोरीन मॉलिक्यूल बिलोंग्स टू 7A ग्रुप। तो इसके पास आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। अभी 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या किए थे? शेयर किए थे, जिसको हम क्या कहते हैं? लेविस कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये शेयर्ड पेयर है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें तो ये ओवरलैप रीजन है, ये ओवरलैप रीजन है, ठीक है। जो भी आप यूज करें आप दोनों कह सकते हैं, ठीक है। अब भाई कह रहा है कि बॉन्ड कुछ इस तरह से टूटे, बॉन्ड कुछ इस तरह से टूटे कि हर एटम, जैसे उन्होंने बॉन्ड बनाते वक्त एक एक इलेक्ट्रॉन हर कोई अपना अपना लाया था, फिर उन्होंने आपस में क्या किया था? शेयर किया था। हर कोई अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले गया। अब देखें एरोज में थोड़ा फर्क होता है। एक एरो ये है पूरे सर वाली, इसका मतलब है कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, कि 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं किसी के पास एक एटम से दूसरे एटम के पास
चले गए। और ये आधे सर वाली तीर है, इसका मतलब है शिफ्टिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, शिफ्टिंग ऑफ। तो भाई ये जो कर्व्ड एरोज हैं इनमें एक इंफॉर्मेशन होती है। तो अगर पूरे पूरे हेड वाली एरो है, इसका मतलब है कि पूरा पेयर शिफ्ट हो रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है तो हाफ हेडेड एरो होती है। ये बात समझ रहे हैं? ये बात समझ रहे हैं बेटा? तो हुआ क्या, हुआ ये कि इस क्लोरीन ने अपना जो इलेक्ट्रॉन दिया था, इसने अपना लिया, इसने अपना लिया। तो भाई ये बांड टूट गया। जब ये बांड टूट गया, यहां से ये बांड टूट गया, बांड फिशन हुई, ठीक है। अब बनेगा क्या? अब बनेगा ये कि दो क्लोरीन बनेंगे। अब ये वो इलेक्ट्रॉन जो इन्होंने शेयर करके तोड़ा है, ठीक है। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 287। यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो क्या थी? यहां पर थी 288, 288 ऑक्टेट पूरी थी। यहां पे क्या हुआ? इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गई और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गए? ऑड नंबर्ड हो गए। तो ऐसे सबस्टेंस जिनके पास 8 नंबर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, जिसके पास 8 नंबर इलेक्ट्रॉन, उनको फ्री रेडिकल के, उनको क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल। A substance having odd number electrons are called free radicals। और फ्री रेडिकल्स बनेंगे कैसे? फ्री रेडिकल होमोलैटिक बॉन्ड फिशन से बनते हैं। जब भी बॉन्ड इस तरह से टूटेगा, जब भी बॉन्ड इस तरह से टूटेगा कि दोनों एटम्स अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले गए, तो इसको होमोलैटिक बॉन्ड फिशन कहते हैं। और इसके साथ जो सबस्टेंस बनेगा वो फ्री रेडिकल बनेगा। वो क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। तो अल्काइल फ्री रेडिकल का अब आपको अंदाजा हो जाएगा कि जब भी अल्केन से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, ठीक है, कैसे रिप्लेस हो कि कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले, तो एज अ रिजल्ट अल्काइल फ्री रेडिकल बनेगा जिसकी एक वैलेंसी कम होगी, क्योंकि अब कार्बन के पास एक ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो वो दूसरे के साथ शेयर करके अपनी चौथी वैलेंसी क्या करेगा? पूरी करेगा। तो अल्काइल ग्रुप जो है वो फ्री एग्जिस्ट नहीं करते। अब ये रेडिकल जो बनते हैं, ये रेडिकल हाईली अनस्टेबल होते हैं या हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। इनकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है क्योंकि इनकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो चुकी है। आपका क्लोरीन जो है वो नेसेंट और एटॉमिक स्टेट में आ चुका है, और एटॉमिक क्लोरीन ज्यादा देर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये दोबारा या तो किसी के साथ रिएक्ट करेगा, या किसी के साथ रिएक्ट करेगा, या फिर यही दो क्लोरीन वापस जुड़ के क्लोरीन मॉलिक्यूल बना लेंगे, क्योंकि क्लोरीन मॉलिक्यूल में उनकी ऑक्टेट पूरी है। तो क्लोरीन एटम फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा या क्लोरीन मॉलिक्यूल स्टेबल होगा? कौन ज्यादा स्टेबल होगा? फ्री रेडिकल नहीं, क्लोरीन मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा, फ्री रेडिकल अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो स्टेबल ज्यादा कौन होगा? क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो इस तरह से बांड टूटे, इस तरह से बांड टूटे कि हर बॉन्डेड एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, तो उस बॉन्ड फिशन को क्या कहते हैं? होमोलैटिक बॉन्ड फिशन। तो इसकी मैं डेफिनेशन आगे लिख लेता हूं। तो हेटेरोलैटिक बॉन्ड फिशन में क्या होगा कि बॉन्ड इस तरह से टूटे कि दोनों जो शेयर्ड पेयर है, जो शेयर्ड पेयर में जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, वो एक बॉन्डेड एटम ले जाए। अब ये नॉर्मली कहां पे होगा? जहां पे बॉन्ड पोलर कोवेलेंट होगा, जहां पे एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे से ज्यादा हो। मान लें कि आपके पास HCl है, आपके पास क्या चीज है? HCl। तो HCl में एक पेयर जो है वो शेयर्ड है, किसके दरमियान? एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, दूसरा क्लोरीन का, ठीक है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा? क्लोरीन। तो ये पूरे हेड वाली तीर का मतलब यही है एरो का कि दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा? क्लोरीन। तो हमें जो चीज मिलेगी वो फ्री रेडिकल नहीं, हमें मिलेंगे पॉजिटिव आयन और नेगेटिव। तो हमें क्या मिलेंगे? एक पॉजिटिव आयन मिलेगा और एक नेगेटिव आयन मिलेगा, ठीक है। तो जब भी हेटेरोलैटिक बॉन्ड फिशन होगी, यानी दोनों जो बॉन्डेड एटम हैं उन्होंने जो एक पेयर शेयर किया था, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम ले जाएगा, एक ही एटम ले जाएगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा? हेटेरोलैटिक बॉन्ड फिशन होगी और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनेंगे। अगर अगर इस तरह से होता है कि दोनों एटम्स जो हैं, बॉन्डेड एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं, ठीक है, तो फिर होमोलैटिक बॉन्ड फिशन होगी। बनेगा क्या? फ्री रेडिकल बनेगा। क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं? होमोलैटिक बॉन्ड फिशन से। और पॉजिटिव नेगेटिव आयन कैसे बनेंगे? हेटेरोलैटिक बॉन्ड फिशन से। इस पेज में कोई प्रॉब्लम बेटा? इस पेज में कोई प्रॉब्लम?
फ्री रेडिकल तभी बनेगा जब एक ही बॉन्ड टूटेगा, दोनों टूटेंगे तो पेयर हो जाएगा, अनपेयर नहीं होगा। ठीक है, चलें आगे। अच्छा, आगे जाने से पहले होमोलैटिक और हेटेरोलैटिक की डेफिनेशन क्या होगी इसको कर लेते हैं। तो भाई होमोलैटिक बॉन्ड फिशन क्या होगी या होमोलाइसिस क्या होगा? अ टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज, अ टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज इन विच क्या हो, in which both bonded atoms depart, रवाना हो जाएं with their own electron, with their own electrons, कि हर बॉन्डेड एटम। तो होमोलाइसिस ऐसी बॉन्ड ब्रेकेज जिसमें क्या हो, इसमें बॉन्ड इस तरह से टूटे कि दोनों एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएं, तो इसको होमोलाइसिस कहेंगे। ठीक है, तो हेटेरोलाइसिस क्या होगा कि ऐसी बॉन्ड ब्रेकेज जिसमें दोनों एटम्स एक ही एटम दोनों पेयर ले जाए। ठीक है, तो व्हाट इज हेटेरोलाइसिस? अ टाइप ऑफ बॉन्ड फिशन और बॉन्ड ब्रेकेज, अ टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज in which both bonded electrons are taken by one of the atom, taken by वन ऑफ द एटम की जगह पे कर लेते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब सिंपल सा क्वेश्चन बताएं मुझे, सिंपल सा क्वेश्चन कि अगर दो बॉन्डेड एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम आए तो होमोलैटिक बॉन्ड फिशन के ज्यादा चांसेस होंगे या हेटेरोलैटिक के ज्यादा होंगे? होमो के ज्यादा होंगे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, ज्यादा का मतलब यह है कि एक एलिमेंट ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी ज्यादा रखता है, दूसरे की रिलेटिवली कम है, तो बॉन्ड जब टूटेगा तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो पूरा पेयर लेके जाएगा, तो बॉन्ड फिशन कौन सी हो जाएगी? तो मान लें कि आपके पास अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है। ठीक है, फिर अल्केन में, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है। बताएं कि यहां पे क्या चांसेस हैं, होमो या हेट्रो? यहां पे हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन के इसलिए ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि ये बॉन्ड पोलर है, ये बॉन्ड पोलर है और ये बॉन्ड नॉन पोलर है। और बॉन्ड पोलर और नॉन पोलर क्यों होता है? जब इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पे जब बॉन्ड टूटेगा तो ज्यादा चांसेस हैं कि क्या होगा, होमो। जब होमोलाइसिस होगी तो क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। कौन सा फ्री रेडिकल बनेगा? अल्काइल फ्री रेडिकल। ठीक है, तो जब भी अल्केन में एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो क्या होगा कि अल्काइल फ्री रेडिकल बनता है। और अल्काइल फ्री रेडिकल कैसे बनेगा? होमोलैटिक बॉन्ड फिक्शन से। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? जी बाब, चलें आगे, बढ़ें आगे। ओके, बढ़ते हैं। अब दूसरी बात यह है कि भाई अल्काइल फ्री रेडिकल क्या होता है। अब काम की बात पे आते हैं। अब अल्काइल ग्रुप पहले क्यों पढ़ें, क्योंकि नॉमेनक्लेचर में साइड चेन में अल्काइल ग्रुप लगता है, तो हमें पता होना चाहिए कि साइड में अगर मिथाइल है तो मिथाइल क्या होगा, इथाइल क्या होगा, प्रोपाइल क्या होगा, आइसोब्यूटाइल क्या होगा। तो ये अल्काइल ग्रुप एक्चुअली बनते हैं। तो देखते हैं कि अल्काइल फ्री रेडिकल क्या होता है। पहली बात कि अल्काइल फ्री रेडिकल क्या है। अल्काइल फ्री रेडिकल, तो हम नॉमेनक्लेचर जो फंक्शनल ग्रुप है उसको बाद में कैरी करेंगे, थोड़ा ये कर ले पहले। ठीक है, व्हाट आर अल्काइल फ्री रेडिकल्स? कि भाई when one hydrogen atom is replaced from alkanes, as a result
अल्काइल फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड, अल्काइल फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड। अच्छा यहाँ पे एक चीज बताएं मुझे, क्योंकि जो ये अल्काइल फ्री रेडिकल है, कोई भी अल्केन है, ठीक है, अल्केन आपके पास कोई भी है, अल्केन में क्या हुआ, अल्केन में भाई होमोलैटिक बॉन्ड फिशन हुई, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, हाइड्रोजन ने अपना लिया, तो हाइड्रोजन को जरूर कोई ना कोई ग्रुप रिप्लेस करेगा, तो वो ग्रुप नहीं है, तो हम दोनों को इधर एज अ फ्री रेडिकल शो करते हैं, तो हमें मिलेगा क्या, अल्काइल फ्री रेडिकल, अल्काइल फ्री रेडिकल। तो कैसे बनाए, तो अल्केन से क्या बनेगा, अल्काइल बनेगा, कैसे बनेगा, माइनस हाइड्रोजन करने से, तो एक हाइड्रोजन निकालोगे। अब यहाँ पे एक और चीजें आपको, तो चीजें आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको बढ़ाते हैं, तो आपको पहले तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन के बारे में पता होना चाहिए कि ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन क्या होते हैं, इसको जरा देख लें। तो ये अल्काइल ग्रुप फिर बनाते हैं कि अल्काइल ग्रुप कैसे कैसे बनेंगे। तो भैया पहले प्राइमरी कार्बन की डेफिनेशन लिखता हूं, बाकी सबकी आप खुद लिख लेना। प्राइमरी कार्बन क्या होता है, प्राइमरी कार्बन, इसकी सिंपल डेफिनेशन है अ कार्बन एटम, अ कार्बन एटम which is directly bonded to one other carbon atom, directly bonded to one other carbon atom, one other carbon atom is called a primary carbon। तो अगर डायरेक्टली टू अदर कार्बन होगा तो सेकेंडरी, 3 अदर होगा, टर्शरी 4 अदर होगा तो क्वाटरनरी, ठीक है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि नॉर्मली अगर आपके पास अल्केन्स हैं, एक चीज समझ लें, अगर आपके पास अल्केन्स हैं, तो मैं आपको शॉर्टकट बताऊं बिना कुछ जाने हुए, तो आपको कहीं पे भी CH3 दिखाई देता है तो ये प्राइमरी कार्बन होगा, आपको कहीं पे भी CH2 दिखाई देता है, ठीक है, तो ये आपका सेकेंडरी कार्बन होगा, कहीं पे भी आपको CH दिखाई देता है तो ये टर्शरी कार्बन होगा, अगर कार्बन गंजा दिखाई देता है तो ये एक क्वाटरनरी कार्बन हो। तो अल्केन की बात है, बाकियों की बात नहीं है, ठीक है। तो अल्केन में अगर आपको कहीं पे भी चेन, लंबी चेन है, उसमें कहीं पे भी आपको अगर CH3 दिखाई देता है तो वो प्राइमरी कार्बन होगा, CH2 दिखाई देगा तो अब अच्छा इसका सेंस लें डेफिनेशन के हिसाब से। देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं, तो एक की वैलेंसी फ्री है, तो एक किसके साथ बंधा होगा, कार्बन के साथ, तो आपका ये प्राइमरी कार्बन, ठीक है। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो 2 तो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो बाकी वैलेंसी कितनी भी है, 2, एक लेफ्ट साइड पे कार्बन होगा, एक राइट साइड पे होगा, तो ये CH2 आपको चेन के बीच में दिखाई देगा, CH3 आपको टर्मिनल पे या शुरू में होगा या आखिर में होगा या ब्रांच में होगा, CH3 बीच में नहीं हो सकता क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, बीच में होने के लिए जरूरी है कि उसकी 2 वैलेंसी फ्री हो, कितनी फ्री हो, 2, तो इसकी एक फ्री है, तो ये आपको टर्मिनल पोजीशन पे मिलेगा। अब देखिए एक हाइड्रोजन लगा हुआ है आउट ऑफ द 4, तो 3 वैलेंसी फ्री हैं, तो ये कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड होगा, और आप देखेंगे कि इस पे एक ब्रांच लगी होगी, यानी इसने एक लेफ्ट वाले कार्बन से बॉन्ड बनाया, दूसरा राइट वाले से, तीसरा साइड चेन होगी, अप और डाउन किधर भी होगी, ठीक है। तो क्वाटरनरी कार्बन जो होगा उस पे 2 ब्रांच लगी होंगी, उस पे क्या होगा, 2 ब्रांच। चलें इसको इस तरह इस सेंस में देखें, तो मेरे पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH CH3 CH2 C CH3 CH3 एंड CH3। तो आपने बताना यह कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी कौन है। इसको देखें जरा क्या है, देखें दिस कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू ओनली दिस कार्बन एंड इट हैज नथिंग टू डू विद दिस कार्बन, क्योंकि इस कार्बन का इसके साथ डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है। देखें कीवर्ड क्या है, डायरेक्टली बॉन्डेड, कीवर्ड क्या है, डायरेक्टली बॉन्डेड, ये इस कार्बन के साथ डायरेक्टली है पर इसके साथ डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है। तो ये कितने कार्बन के साथ बॉन्डेड है, 1 के साथ। तो CH3 को हमने क्या कहा था, प्राइमरी, तो CH3 जहां पे भी आपको दिखाई दे क्या होंगे, प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी। यहां तक कोई प्रॉब्लम मिला, यहां तक कोई प्रॉब्लम। तो जहां पे भी 3 हाइड्रोजन होंगे यानी कार्बन की एक ही वैलेंसी फ्री है,
तो वो एक ही कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा। ठीक है, इस कार्बन को जरा देखें, एक लेफ्ट साइड पे बॉन्ड है, एक राइट साइड पे, दोनों डायरेक्ट बॉन्ड है। ठीक है, तो क्या होगा, ये सेकेंडरी होगा। तो CH2 जहां पे भी आपको दिखाई दे सेकेंडरी होगा। आइए जरा इस कार्बन को देखें, इस कार्बन ने एक इस साइड पे बॉन्ड बनाया हुआ है, एक इस साइड पे और एक ब्रांच है। तो टर्शरी कार्बन जब भी होगा अल्केन में तो उसके ऊपर एक ब्रांच लगी होगी, जब क्वार्टरनरी होगा तो दो ब्रांचेस होंगी। देख लें जरा, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे। तो ये आपका कार्बन क्या होगा, क्वार्टरनरी होगा, ये सेकेंडरी होगा और ये टर्शरी। तो भाई CH3 आपको कहीं से भी या तो साइड में मिलेगा चेन में, या फिर पहला कार्बन होगा या फिर आखिरी कार्बन होगा। ठीक है, CH2 आपको बीच में मिलेगा और उस पर कोई ब्रांच नहीं होगी, क्योंकि वो दो बॉन्ड बना सकता है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। अगर तीसरी वैलेंसी फ्री होती तो उस पर एक ब्रांच लगती, वो किस में होता है, CH में होता है। तो CH में क्या होगा, यानी इसको मैं अगर आगे बढ़ाऊं तो अगर आपके पास ये देखें CH3 है तो कितनी वैलेंसी फ्री है, एक ही। तो ये क्या होगा, ये CH3 आपको मिलेगा टर्मिनल पोजीशन, टर्मिनल पे मिलेगा या कहां मिलेगा, या साइड चेन में। कहां मिलेगा, साइड चेन में मिलेगा। ये आपको कहीं पे भी इट डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन द चेन, चेन के अंदर नहीं होगा। चेन के अंदर क्यों नहीं होगा, चेन के अंदर क्यों नहीं हो सकता, ये देखिए जरा, मैं आपको बताता हूं कि ये CH3 है, इसकी एक ही वैलेंसी फ्री है। चेन के अंदर होने के लिए कितनी वैलेंसी फ्री हो, तो यहां पे अगर ये चेन के बीच में आ जाए तो कितने बांड हो गए, 5। तो कार्बन तो 4 ही बांड बना सकता है, 5 तो नहीं बना सकता। तो CH3 कैन नॉट एग्जिस्ट बिटवीन द चेन, ये चेन के अंदर नहीं हो सकता। ये बात समझ रहे हैं आप। अच्छा, उसके बाद क्या चीज था, CH2। तो मान लें कि अब आपके पास CH2 है तो इसकी दो वैलेंसीज फ्री हैं, तो दो साइड में कार्बन से क्या होगा, जुड़ा होगा। तो कितने कार्बन से बॉन्डेड है, 2 से। तो ये क्या होगा, सेकेंडरी होगा और इस पे नो ब्रांच, इस पे कोई ब्रांच नहीं होगी। तो सेकेंडरी कार्बन जो होगा, जो CH2 होगा, उस पे कोई ब्रांच नहीं होगी, उस पे कोई ब्रांच नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आपके पास कहीं पे भी CH है, यानी कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो कितनी वैलेंसी फ्री है, 3। तो भाई एक इसने लेफ्ट साइड वाले कार्बन से बनाया बॉन्ड, दूसरा इसने राइट साइड से बनाया, तीसरा जरूर इसके ब्रांच में कोई कार्बन होगा। ठीक है, तो ये कार्बन जो है, जो आपका टर्शरी कार्बन है, टर्शरी कार्बन में क्या होगी कि एक ब्रांच होगी। ठीक है, तो आप बता सकते हैं फिर क्वार्टरनी कार्बन में क्या होगा। क्वार्टरनी कार्बन क्या होता है कि क्वार्टरनी कार्बन बिल्कुल खाली है। ठीक है, तो एक इसने लेफ्ट कार्बन से बॉन्ड बनाया, दूसरा राइट से, तो इसके ऊपर दो कार्बन क्या होगी, ब्रांच होगी। तो क्वार्टरनी कार्बन जो है उस पे 2 ब्रांचेज होती हैं। यहां तक क्लियर है बेटा, एक मरतबा फिर भी देख लें, यहां तक क्लियर है। सेकेंडरी टर्मिनल नहीं होगा, नैना बीच में होगा। यहां तक क्लियर है, देख लें जरा एक मरतबा, इसको समझें कि CH3 क्यों साइड में होगा, क्यों बीच में नहीं एग्जिस्ट कर सकता। ड्यू टू दिस रीजन, ये मैंने आपको बताया कि आपका CH3 मिड ऑफ द चेन में नहीं, वो कहीं ना कहीं साइड में होगा। ठीक है बेटा, यहां तो कोई प्रॉब्लम, देख लें जरा एक मरतबा, एनी प्रॉब्लम। तो हमने क्या किया, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। हमने ये किया कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, उसको फंक्शनल ग्रुप क्यों कहते हैं, उसके बाद होमोलैटिक बॉन्ड फिशन क्या होती है, हेट्रोलैटिक बॉन्ड फिशन क्या होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कौन देगा, होमोलैटिक बॉन्ड फिशन या हेट्रोलैटिक। होमोलैटिक बॉन्ड फिशन क्या देगी, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होते हैं, जिनके पास 8 नंबर इलेक्ट्रॉन हो। दूसरी बात, फ्री रेडिकल पैरामैग्नेटिक होंगे। फ्री रेडिकल कैसे, क्योंकि उनके पास 8 नंबर इलेक्ट्रॉन है, और जिसके पास 8 नंबर इलेक्ट्रॉन होगा तो कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो मैग्नेट उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कब करेगा, जब वो अकेला एग्जिस्ट करेगा। अगर वो किसी चेन पे लगा हुआ है तो फिर उसको, उसकी ऑक्टेट जो है कार्बन की पूरी हो जाएगी, फिर वो डायमैग्नेटिक होगा, मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस चीज को आगे बढ़ाते हैं।